हाँ जी, we have 18 participants right now. Let the rest of them join और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी बस। डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी की थी। हमने कहा था कि पॉलिसीज आर सम गाइडलाइंस, मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूल्स और प्रैक्टिसेस जो रिकरिंग सिचुएशन के लिए होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया था कि हमें पता है जब हमारे पास लोग काम करेंगे उनमें से कुछ बीमार भी होंगे, कुछ को काम पर भी कहीं जाना पड़ेगा, कुछ को जो है वो छुट्टी भी चाहिए होगी। बजाय ये कि हम हर केस को इंडिविजुअली डील करें, रिकरिंग सिचुएशन का मतलब है जो बार बार हो रही है। तो चूंकि हमें पता है कि सिचुएशन बार बार होनी है, तो हम एक ही दफा में एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को हम इन राइटिंग ले आएंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉलिसी बन जाएगी। तो पॉलिसी इज बेसिकली द रिटन रूल्स फॉर द रिकरिंग सिचुएशन। इसके अलावा पॉलिसीज क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि आप किसी चीज को इससे बाहर, इस रूल के बाहर जाकर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपकी जैसे पॉलिसी है कि आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, दैट 75% इज द बाउंड्री, ठीक है। वो फिर 75% से बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हो। तो जो भी पॉलिसी, स्ट्रेटेजी या ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो, उनको आपको ख्याल रखना होता है कि वो पॉलिसीज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये सिंपल उन्होंने आपको चार्ट दिखाया हुआ है कि जो ऊपर एग्जेक्टिव लेवल पर होता है, जो गोल्स बनते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, वही फिर आगे डिवीजनल लेवल पर आते हैं, वही आगे फंक्शनल लेवल पर आते हैं और वही ऑपरेशनल लेवल पर आते हैं। यहाँ सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पलीफाई कर दिया कि फलां कंपनी है, उसके इतने डिवीजन है, उसका ये है। लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट कि जो भी पॉलिसी या जो भी ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो कॉर्पोरेट लेवल पर, पहले वो आता है डिवीजनल लेवल पर, फिर वो आता है फंक्शनल लेवल पर, फिर वो आता है ऑपरेशनल लेवल पर। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके। अब वो कहते हैं कि पॉलिसी आपको किस किस मामले में चाहिए हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको कुछ डिसीजंस आपने करने होते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि आप, आसान वाला आपको बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने जो बेनिफिट्स देने हैं वो बहुत सारे देने हैं या कुछ देने हैं। आपने लेबर यूनियंस के साथ डायरेक्टली निगोशिएट करना है या हमेशा एक थर्ड पार्टी के थ्रू करोगे। आप ओवर टाइम अलाउ करोगे या नहीं करोगे। इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो कितनी करनी है। सप्लायर्स, एक सप्लायर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक सप्लायर से ज्यादा के साथ करना है। आपने शिफ्ट्स में काम करना है कि नहीं करना, और अगर शिफ्ट्स में काम करना है तो शिफ्ट एक होगी, दो होंगी या तीन होंगी। उसके अलावा आपने ये बताना है कि जब प्रमोशन के लिए हायर सीट्स आएंगी, अभी जैसे ऐसा बात कर रहे थे, तो आपने फ्रॉम विद इन जो है वो प्रमोट करके लोगों को उन सीट्स को फिल करना है, या आप आउटसाइडर्स को भी अलाउ करोगे कि वो डायरेक्टली आपकी सीनियर पोजीशंस को फिल आउट कर दें। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें फिर हमें पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। तो हम रोज रोज वो डिसीजन नहीं लेते, बल्कि एक ही दफा में वो डिसीजन लेके उसको इन राइटिंग रखते हैं और उसको पॉलिसी में ले जाते हैं। इसका मकसद ये होता है ताकि अगर कभी फिर रूल चेंज करना हो, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, फिर पॉलिसी मैटर को देखो। आपने अक्सर देखा होगा, आप इवन आप कोई शॉपिंग करने जाते हो ना, आप कहते हो कि मैंने ये चीज चेंज करनी है या कुछ भी, तो आपको बड़े आसानी से कहते हैं कि जी ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है। अब जब ये कह दिया कि कंपनी की पॉलिसी नहीं है, तो बात खत्म हो गई। जब कोई चीज बच्चों राइटिंग राइटिंग में आ जाती है ना, तो उसकी लीगल बाइंडिंग हो जाती है, फिर आसान है आपके लिए उसको एक्सरसाइज करना। तो अगर पॉलिसी चेंज भी करनी हो तो उसका भी पूरा एक प्रोसेस होता है, वो भी आपको दोबारा इन राइटिंग में ही बताना पड़ता है कि अब हम इस पॉलिसी से इस पर शिफ्ट कर रहे हैं। So these are the core area where you have to decide something about the policy issues. Next, please. एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन है। Yes, please. जी मैम, जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो बहुत हम्म। सारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो डाउन साइजिंग में जा रहा है। लेकिन जो बिल्कुल। लोग जिन लोगों ने ज्वाइन किया, उनको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या परमानेंट भी जाते हैं, उनको भी डाउन साइज में जाना पड़ गया है। मतलब लेकिन जो पॉलिसी है वो तो यही हम्म। कहती है ना कि वो डाउन साइजिंग में नहीं जाएंगे, उनको नहीं निकाल सकती कंपनी कोई भी। लेकिन ये कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, मतलब ये नेचुरल डिजास्टर ही है कोविड, तो वो तो बिल्कुल ऐसे। निकाल रहे हैं लोग। तो जब क्लेमिटीज आती हैं या आपके इस तरह से पेंडेमिक वगैरह होता है ना, फिर उस टाइम पर मतलब वो जैसे कहता है ना, हालत जंग में होते हो आप, तो उस जी टाइम जी। पर फिर आप जहां तक फॉलो कर सको रूल्स को फॉलो करते हो, बहुत सारी चीजें वायलेट भी होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो पॉलिसी है कि आपके साल में इतने सेमेस्टर होने चाहिए, वैसे तो पॉलिसी जी है कि आपकी इतने परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए,
लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों जो रिसेशन आता है ना, इसका इफेक्ट बड़ा रिपलिंग इफेक्ट होता है, पूरी दुनिया में आता है। तो अगर एक जगह जरा सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो हर जगह होती है। अब जो आपके पास बड़ी दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी, उसको हिट किया, ठीक है, कोविड-19 की वजह से वो सारा हुआ। जब वो दोनों हिट हुई तो फिर हम जैसी जो छोटी-छोटी इकोनॉमीज थी, डेफिनेटली वो रिपल इफेक्ट की वजह से वो हम तक भी वो वेव्स आनी ही आनी है। और उसमें डाउन साइजिंग और सारा कुछ होना है। लोगों की किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम ना करने की वजह से अगर पूरी की पूरी कंपनी भी लिक्विडेट हो जाए तो फिर वो भी एक्सेप्टेबल है एक तरह का। फर्ज करो वो चीज बिक ही नहीं रही, ठीक है, रेस्टोरेंट्स ये खोलते ही नहीं है, अगर टेक अवे भी ये अलाउ ना करते तो आपको क्या लगता है कितनी कुछ देर कॉस्ट पूरी करते रहते, रेंट देते रहते बिल्डिंग्स का और सारा करते रहते हैं, 5-6 महीने बाद फाइनली रेस्टोरेंट्स बंद हो जाना, ठीक है, और बहुत गुड। सारे जो लेकिन उन्हें जो छोटे कारोबार है में जो स्मॉल हम्म बिजनेसेस हैं, हम्म वो होटल हम्म इंडस्ट्री है या शॉप है या छोटा हम्म, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले हैं, वो तो बंद हो चुके हैं। छोटे कारोबार हो स्मॉल चुके हैं मीडियम ऑलरेडी, बहुत बिल्कुल सारे ऐसा है, बंद बंद हो चुके हैं। मतलब इसमें जो बिल्कुल ऐसा है। पॉलिसी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो हम्म, पॉलिसी है वो फ्रीज हो जाएगी। वो सिंपल कॉर्पोरेट सेक्टर एग्जिस्ट करेगा तो वो पॉलिसी एग्जिस्ट करेगी ना। वही ना। मतलब ये तो वो ये सिर्फ लोगों को निकाल रहे हैं, अगर पूरी की पूरी कंपनी भी बंद हो जाए तो दैट इज एक्सेप्टेबल इन दिस सिचुएशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन। हमारे पास 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल। एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वंस जो बाकी तीनों रिसोर्सेज को भी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी कहेगी या एनुअल ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे, उसी तरीके से आपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। अगर हमारी स्ट्रेटजी रिट्रेंचमेंट थी तो फिर हम नहीं कोशिश किसी का करेंगे नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा। सारे तरह दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करो बाहर अंदर से। रिजवान म्यूट करें प्लीज। ओके, हमारे पास अगर हमारी स्ट्रेटेजी बच्चों रिट्रेंचमेंट है तो यू हैव टू जनरेट कैश, ठीक है। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली हमारा ज्यादा जो इम्फोसिस रहेगा वो फाइनेंशियल साइड पर रहेगा। अगर हमारे पास पैसे बहुत अच्छे हैं, वी आर मेकिंग वेरी गुड मनी और प्रॉफिट्स आ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे ह्यूमन मतलब जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हायर करें ताकि हमारी सर्विसेज बेटर हो सकें, फिर हमारा ज्यादा जो कंसर्न इम्फोसिस है वो ह्यूमन पर रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज पर रहेगा। अगर हमने जैसे अभी कहा कि हमने बिल्डिंग नहीं बनानी है, फिर हम फिजिकल रिसोर्सेज पर ज्यादा तवज्जो देंगे। तो द थिंग इज कि जो आपकी पॉलिसी जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है उसको अचीव करने के लिए ही आप एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, और फिर वो ऑब्जेक्टिव्स ही आपको बताते हैं कि कहाँ कितने रिसोर्सेज एलोकेट होने हैं। ये जो जितने भी एरियाज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज होंगी, कहाँ एलोकेशन करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये बेसिकली सारे मीन्स हैं स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इन सब चीजों को जब हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें इन 10 एरियाज में कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे। तो रिसोर्स एलोकेशन में भी आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, किस रिसोर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किस पर ज्यादा एम्फोसिस करना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट। देन यू आर इन द स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, और जब आप ऑपरेशनल लेवल पर आ जाते हो तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं कोई भी डिस्क्रिपेंसी या डिसएग्रीमेंट बिटवीन वन टू और मोर पार्टीज एंड ऑन वन और मोर इश्यूज, ठीक है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, वो कहते हैं हो सकता है कि जिन लोगों को आपने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए दी है उन सबकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी परसेप्शन, उनकी पर्सनैलिटीज ही डिफरेंट है, ठीक है। एक बंदा कहता हो कि नहीं हमें टेक्नोलॉजी पर ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, दूसरा कहता हो कि नहीं हमें ज्यादा बिल्डिंग में या इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। या जब डेडलाइंस पास आती है ना बच्चों, तो फिर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। या फिर ये होता है कि बाज़ दफा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऊपर वाले और नीचे वाले लेवल में, मतलब जो मिडिल मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट है, बाज़ दफा उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि एक पार्टी कुछ और कह रही है और दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वो दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, यू हैव टू मैनेज देम, ठीक है। यहाँ पर हम वही चीजें देख रहे हैं जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हुए प्रॉब्लम्स या इश्यूज या डिसीजन सामने आ सकते हैं। तो वो कहते हैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हुए जो एक और चीज आपको हैंडल करनी पड़ सकती है, मैनेज करनी पड़ सकती है, दैट इज बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की 3 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट इज अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ये है कि चुप करके दोनों पार्टीज को अलहदा कर दो और खुद ही मतलब टाइम को गुजरने दो, और पैसिव तरीका होता है इसमें, आप कुछ आगे बढ़ के नहीं करते हो और आप
ये सोच रहे होते हो कि खुद ही टाइम के साथ साथ दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या दोनों की जो डिफरेंसेस है वो दूर होते चले जाएंगे। दूसरा तरीका होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आप क्या करते हो, दोनों पार्टीज को डिफ्यूज कर देते हो। आप उनको कहते हो कि बजाय आप उन चीजों पर लड़ो जहां पर आप दोनों अलग-अलग हो, आपकी कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी, किसी पॉइंट पर आप लोगों का सेम इंटरेस्ट भी होगा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा तरीका और सबसे जो एक्टिव तरीका होता है और जिसमें मतलब चांसेस होते हैं कि ज्यादा नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी, दैट इज कन्फ्रंटेशन। आप दोनों पार्टीज को आमने सामने होने देते हो और आप उनसे कहते हो कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठ के उनके बारे में बात करो। ठीक है, तो मैनेजमेंट का के पास जो ऑप्शंस आती हैं बच्चों को तीन होती हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। नंबर वन, अवॉइडेंस, उनको लहदा कर दो और फिर खुद ही टाइम के साथ साथ चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, उनको सेम पॉइंट्स पर ले आओ, उनके जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके जो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज हैं उन पर उनकी बात करवा दो। तीसरा, कन्फ्रंटेशन, जिन चीजों पर उनका इख्तलाफ है लेट देम टॉक अबाउट दैट। ठीक है, और वो खुद ही किसी तरीके से किसी एक डिसीजन पर पहुंच जाए। तो ये तीन तरीके हैं जिनके थ्रू यू कैन मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट प्लीज। किन चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, किन चीजों पर ट्रेड ऑफ हो सकता है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जब आप एक चीज लेते हो तो आपको दूसरी चीज को लेट गो करना पड़ सकता है। अब कोई कहता होगा, पहली चीज उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि छोड़ो कल को हम कहाँ इंडस्ट्री में पहुंचते हैं, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, इधर उधर टेक्नोलॉजी में यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय जो चीज बिक रही है धड़ाधड़ बनाओ और बेची जाओ और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर करो। दूसरा मैनेजर ये कहता होगा कि नहीं, अभी चाहे प्रॉफिट कम भी हो जाए, अभी हम पैसों को री इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, हम फर्स्ट मूवर बनते हैं, उसका ज्यादा फायदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना दोनों की बातों के बीच में। या आपने रिस्क कम लेना है या ज्यादा लेना है। कुछ मैनेजर कहेंगे कि नहीं, ये तो नया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है या नई प्रोडक्ट है, इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए, हो सकता है सारे पैसे डूब जाए। कुछ जो मैनेजर हैं वो ज्यादा रिस्क लेने के कायल होंगे, वो कहेंगे कि एक दफा करके देखते हैं, हो सकता है कि बहुत ही अच्छा इसका पे ऑफ कर जाए। तो होता क्या है, ये जो चीजें हैं, जैसे वो कहते हैं कि लोगों को ले ऑफ करना है या उनको टेम्पररी ले ऑफ कर दें, हम रीस्ट्रक्चर करें या री इंजीनियर करें, हम फंड्स को वापस कंपनी में इन्वेस्ट करें या हम किसी बैंक में रखवा दें ताकि वहां से पैसे आते रहें। तो इन चीजों पर क्या हो सकता है, ये उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। The next point is matching structure with the strategy, and this is a very important point क्योंकि यही सबसे लेंथी है मेरे ख्याल है यहाँ पे। कहते हैं कि जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने लगते हो, मेक श्योर आपका स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता हो। स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, एनीबडी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने। मैम हायरार्की। मैम हायरार्की होती है। ऑर्गेनोग्राम जो आपने मैम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो कंसेप्ट होता है, मतलब मैनेजमेंट डिसीजन जो है, यस। मतलब कि एक एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और एक डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कि कुछ जो है कंपनीज है उसमें लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट जो है उसके भी डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। कुछ में जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करती है। इस तरह का कोई राइट स्ट्रक्चर, मतलब राइट। बेसिकली आपने अभी एक टर्म यूज किया है हायरार्की की, विच इज प्रीटी मच फाइन कि वो हायरार्की ही होती है। तो जो अगर बहुत ही सिंपल लफ्जों में समझें तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स का क्या मतलब है, कुछ मिडिल मैनेजर्स हैं, कुछ लोअर मैनेजर हैं, लोअर कुछ आपके टॉप पास मैनेजमेंट। हाँ जी। तो वो आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको एवेलुएट करेगा और लोग आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, ये स्ट्रक्चर होता है। तो उससे हायरार्की बनती है। बेसिकली हमारे पास अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास दो तरह की हो सकती है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसमें ढेर सारी लेयर्स होती हैं। मतलब लोअर लेवल से अगर सीईओ तक पहुंचना है तो पहले हमारे पास फंक्शनल मैनेजर है, फिर पहले लाइन मैनेजर है, फिर सुपरवाइजर है, लाइन मैनेजर है, फिर मिडिल मैनेजर है, फिर फंक्शनल मैनेजर है, फिर हमारे पास डिविजनल हेड है, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट हेड है, फिर हमारे पास एग्जीक्यूटिव टीम है, फिर हमारे पास सीईओ है। अब ये जितनी लेयर्स मैंने गिनवाई है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूं तो बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, वर्टिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ऊपर सीईओ है, सीईओ के बाद एग्जीक्यूटिव टीम है और उसके बाद डायरेक्टली फंक्शनल मैनेजर है, बीच की 3 लेयर्स मैंने खत्म कर दी, तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो फ्लैट सा स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि उसमें ज्यादा लेयर्स नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो स्ट्रक्चर होते थे जहां पर बड़ी स्ट्रॉन्ग हायरार्की होती है ना,
हर चीज को डिफरेंट जगहों से होकर जाना होता है अप्रूवल के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर अब वर्टिकल हो गया है। और जहां पर थोड़ी फॉर्मेलिटीज कम होती हैं पर आपको हाई लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत लोगों को, बहुत लेवल्स को थ्रू नहीं करना पड़ता, उसको हम कहते हैं कि अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। और उन ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब वो कहते हैं अगर आपका, अब फर्ज करो बच्चों, हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हमने क्रिएटिविटी को बूस्ट करना है। ठीक है। हमारे पास जो इनोवेशन है वो होनी चाहिए, और साथ ही हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अप्रूवल, एक भी अप्रूवल लेने के लिए, कोई एक भी काम अपनी मर्जी से करने के लिए आपको 6 जगह की अप्रूवल की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि वो क्रिएटिविटी को, उसका जो टाइम है वो हम मतलब उसको खत्म कर देंगे और उसकी वजह से इनोवेशन नहीं हो पाएगी? तो अगर तो क्रिएटिविटी करनी है फिर आपको थोड़ा सा ये जो इतनी सारी अप्रूवल्स हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रेटजी आपके माइंड में होती है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट करता हो, ना कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। कैसे पता चलता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्ट्रेटजी के साथ क्लैश कर रहा है? ठीक है। उसके लिए कुछ सिम्टम्स उन्होंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। कहते हैं सिम्टम्स ऑफ एन इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होगा? टू मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। ठीक है। वो वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा, अप्रूवल इतना लंबा होगा कि उसी में ही जो आपके आइडियाज हैं वो कहीं खो जाते होंगे। टू मेनी मीटिंग्स, टू मेनी मीटिंग्स अटेंडेड बाय टू मेनी पीपल। डिसीजन मेकिंग में किसी को पता ही नहीं है किसने क्या करना है, हर बंदे को बुलाकर बिठा लिया जाता है और वहाँ डिस्कशन होती है, किसी को पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी है। टू मच अटेंशन बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। मेन चीज पर नजर नहीं रहती, ये नहीं देखे कि कंपनी घाटे में जा रही है, बल्कि जो आपस की छोटी मोटी लड़ाइयां हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है देयर इज सम इशू विद द स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा है, एक बंदा है और 150 बंदा है जो उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो अब स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, वो ही और शी इज अनएबल टू हैंडल दैट। उसके बाद है टू मेनी अनअचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स। आपके इन सब चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे, बिजनेस की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, आप अपनी राइवलरी लूज कर दोगे, आप अपनी जो है वो कंपेटिटिव पोजीशन को लूज कर दोगे। ठीक है। और जो राइवल फर्म्स हैं वो आपसे ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। जब ये सब होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि जो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी हायरार्की है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही। फिर आपको क्या करना होगा? आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। आपके पास जो स्ट्रक्चर्स की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो आप ले सकते हो, उसमें पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप फंक्शनल एरियाज को एक ही जगह पर क्लब कर देते हो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लोग मार्केटिंग वाले हैं उनका अलग ग्रुप बना देंगे, उनको उसको एक हेड होगा आपका, उसको हम कहेंगे कि ये मार्केटिंग मैनेजर है। फाइनेंस वालों को इकट्ठा कर देंगे। इसका मतलब है अब लोगों को हम इस तरह से ग्रुप करेंगे कि वो सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। कहते हैं ये सबसे सिंपल है, ये सबसे इनएक्सपेंसिव है और दुनिया में सबसे ज्यादा ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ इसी तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन है। मार्केटिंग वाले लोग बैठे हैं, एचआर वाले बैठे हैं, आर एंड डी वाले बैठे हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स बना दिए। सो डिपार्टमेंट्स इस तरह से बनाना कि जो लोग उस डिपार्टमेंट में है वो सेम काम कर रहे हो और वो अपने हेड को कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है। कहते हैं इसमें फायदा ये होता है, आप एक ही तरह का चूंकि काम कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो अपनी फील्ड के। जो बंदा 10 साल से मार्केटिंग में काम कर रहा है वो डेफिनेटली उसको मार्केटिंग का ज्यादा आइडिया होगा, बजाय ये जो 6 महीने मार्केटिंग में लगा कर आया, 6 महीने अकाउंट्स में, 6 महीने कहीं और। एक और एडवांटेज उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एलेबोरेटेड कंट्रोल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती कि आप देखो कि कौन क्या कर रहा है। अब बंदा काम कर ही एक तरह का रहा है तो उसको मॉनिटर करना कितना को मुश्किल होगा। उसके बाद है इट अलाउज फॉर रैपिड डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है वो वहीं पर ही होगा और वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अकाउंटेबिलिटी एक ही बंदे के पास है, मतलब आप रिपोर्ट एक ही बंदे को कर रहे होगे, तो हो सकता है स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा हो जाए। दूसरी बात, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एनकरेज। आप डेलीगेट नहीं कर रहे हो। ठीक है। नीचे वाले सारे अपना काम कर रहे हैं लेकिन डिसीजन ऊपर वाला बंदा ही ले रहा है, तो टीम वर्क बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रमोट नहीं होता। नंबर 3, करियर डेवलपमेंट नहीं होती। जिसका मतलब ये है बच्चों, आप हर चीज रोटेट तो आपको कर ही नहीं रहे। तो अगर ये फायदा है कि एक चीज के स्पेशलिस्ट हो रहे हो,
तो आप वो जॉब छोड़ के कहीं और जाते हो और आपको अकाउंट्स में जॉब मिल जाती है तो फिर यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, करियर डेवलप नहीं होता आपका। बाज़ दफा एक ही काम कर करके मोनोटनी होती है, मोराल लो हो जाता है। सॉरी बच्चों। उसके बाद वो कहते हैं बाज़ दफा प्लानिंग नहीं हो पाती क्योंकि हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो बाज़ दफा आप बिग पिक्चर लूज कर देते हो। आपको लगता है मैंने सुबह जाना है, ये 10 फाइलें निपटानी है, मैंने घर वापस आ जाना है, इससे ज्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो चूंकि प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता तो क्या होता है उसमें बिग पिक्चर आप लूज कर देते हो। शॉर्ट टर्म और नैरो थिंकिंग हो जाती है कि बस आज का काम निपटाओ और घर जाओ। उसमें फिर क्या होता है आप विजन आप कहीं ना कहीं लूज कर देते हो। और इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं क्योंकि आपने डायरेक्टली सिर्फ अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है और फिर वो मैनेजर आगे जाकर रिपोर्ट करेगा, बीच में काफी सारी लेयर्स आ जाती हैं। तो हर स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे हमारे पास। हाँ जी एसन 3 मिनट, 2 मिनट रह गए हैं बल्कि अब तो होने में। अब मेरा भी जो गला है वो थक गया है आप लोगों के साथ। जी मैम, अच्छा स्विच ऑफ कर देते मैम, हैं। लास्ट थिंग थी, आपने आगे एक्सप्लेन किया थीसिस को, ऑब्वियसली कि इसमें नो डाउट के थीसिस ही की वैल्यू ज्यादा है, बट एक्चुअली थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर दें कि फॉर एग्जांपल के एक हर स्टूडेंट को या हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा, वीकनेस का भी पता होगा, कि अगर एग्री है। जो स्टूडेंट ये कोर्स वर्क की अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करते हैं, और जैसा कि आपने बोला कि 1 6 सेशन में 45 लोग थे और वो 10 से 15 लोग करके गए, बाकी जो है वो उसको लेफ्ट कर गए, जो भी है, तो बजाय इसके हम्म। कि जो अभी अवेल ना करे और बाद में उसके पास ये ऑप्शन 1 साल बाद आएगी, क्योंकि वो जो कोर्सेज हैं वो आफ्टर हम्म, नेक्स्ट ईयर किसी टाइम आएंगे, कि बजाय इसके कि ऐसे वो ही है। डिग्री का टैग भी जो है वो अपने नाम ना करवा सकें, तो ये भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर एक को अपनी स्ट्रेंथ का तो पता ही है कि पता क्योंकि अगर है वो और उसको ये भी पता है कि उसने बाद में करना क्या है। करना क्या है, और लेट्स सपोज अगर कोई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई पोस्ट है जिसमें 18 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और जिसमें जिसने रिसर्च की हुई है हम्म। उसके मार्क्स 50 हैं, और कोई कोर्स वर्क के साथ जाता है और उसके मार्क्स 80 हैं, तो ऑब्वियसली जिसके मार्क्स ज्यादा है उसी ने आना है। जैसे आपने इंटरव्यू की बात की कि अगर आप एक इंटरव्यू करती हैं, तो लेट्स सपोज के जिसने रिसर्च की हुई है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो कोई लैकनेस कर जाता है, और जिसने रिसर्च नहीं की हुई वो ऑन द स्पॉट आपको, जैसे ये अभी ये क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका आंसर वो हम्म। कर देते हैं, तो तब भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ सकता है। तो ठीक हम्म। है, नो डाउट के थीसिस की वैल्यू ही ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा इनको हमें ये भी गाइड कर दें कि जिसको अपनी स्ट्रेंथ का और वीकनेस का पता है, कि ये ना हो कि वो ये कोर्स वर्क की अपॉर्चुनिटी भी अवेल ना करे और अगर 1.5 2 साल फंस भी जाए और जो है वो डिग्री भी जो है वो इसको टैग भी ना ले सके उसका। डेफिनेटली डेफिनेटली मैंने इसीलिए आपसे कहा कि 2 महीने हैं आपके पास। जब वो आपको ऑप्शन आएगी तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड, और उस टाइम आपको पता होगा कि आपके हालात के मुताबिक कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा सूट कर रही है। तो ऑब्वियसली इफ यू आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और अगर नहीं आगे इस तरह से कोई आपको रिसर्च की वैल्यू दिख रही तो यू कुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द कोर्सेज एज वेल। हाँ जी इकरा आप क्या कह रहे हो? अच्छा जी। इससे ज्यादा मुझसे बोला जा भी नहीं रहा है। आप लोगों की आप लोगों की असाइनमेंट कहाँ तक पहुंची? वाद आ गई सबकी असाइनमेंट आपके पास? मैम कुछ ग्रुप्स के आई हैं, कहते हैं तो मैं नाम बोल देता हूँ, बस 1 मिनट से कम है। अब बाकियों को चाहिए कि वो सबमिट करवा दें। काइंडली सबमिट करा दें। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बनाने को कहा था? आईएफई बनाने को कहा था। जी मैम, आइए। दिस टाइम यू हैव टू गो फॉर ईएफई एंड सीपीएम। ओके मैम। एंड नेक्स्ट टाइम इस दफा चलो मार्जिन दे रही हूँ मैं, जिन्होंने सबमिट अभी तक नहीं कराई, नेक्स्ट टाइम जो भी आपका नेक्स्ट सेशन मेरे साथ होता है सबसे पहले मैंने यही पूछना है कि सारी पिछली असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट हो गई हैं या नहीं हो गई। तो इसको देख लो बच्चों जरा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरा ख्याल है वी हैव जी टाइम खत्म काफी हो गया ज्यादा मैम। हमने पढ़ लिया। ओके मैम।